गणित शिक्षण, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। और हमारी लास्ट यूनिट चली है यूनिट नंबर 6, गणित में मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ मैथमेटिक्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 कहता है कि निदानात्मक परीक्षा के दो उपयोग लिखिए। तो निदानात्मक परीक्षा के दो उपयोग क्या है? नंबर 1, निदानात्मक परीक्षा के दो उपयोग हैं, छात्र की विषय संबंधी कमियों और कठिनाइयों को जानने में सहायक। दूसरा पॉइंट है कि शिक्षक को अपनी शिक्षण प्रक्रिया में समुचित सुधार लाने में सहायता मिलती है। पॉइंट नंबर 2 या प्रश्न नंबर 2, उपचारात्मक शिक्षण क्या है? तो उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं? छात्र की विषय संबंधी कमियों और कठिनाइयों को जानने के बाद उसे दूर करने हेतु संचालित की जाने वाली शिक्षण प्रक्रिया उपचारात्मक शिक्षण कहलाती है। तो छात्र की विषय संबंधी कमियों और कठिनाइयों को जानने के बाद उसे दूर करने हेतु संचालित की जाने वाली शिक्षण प्रक्रिया उपचारात्मक शिक्षण कहलाती है। प्रश्न नंबर 3 कहती है कि पुस्तक सहायक सामग्री है, शिक्षक की दासी है, स्वामिनी नहीं है। ये कथन किसका है? तो ये कथन बोसेन का है। किसका है? बोसेन का। प्रश्न नंबर 4, सरल प्रत्यास्मरण प्रकार के गणित के दो परीक्षण पदों का निर्माण कीजिए। तो ऐसे प्रश्न बनाने हैं जो कि सरल प्रत्यास्मरण प्रकार के हों। तो प्रश्न नंबर 1 बनाया हमने कि लीलावती पुस्तक की रचना किसने की? उत्तर लिखा भास्कराचार्य। दूसरा प्रश्न बनाया एलिमेंट्स पुस्तक की रचना किसने की? और आंसर लिखा यूक्लिड। अब बात करते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों की। बहुविकल्पी प्रश्न नंबर 1 कहता है कि मापन का सर्वाधिक विश्वसनीय स्केल क्या है? तो वो होता है अनुपात। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि मूल्यांकन का निकटतम संबंध क्या होता है? किससे होता है? तो मूल्यांकन का निकटतम संबंध जो है वो उद्देश्य से होता है। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि यदि एक परीक्षण उस उद्देश्य का मापन करे जिसकी पूर्ति हेतु उसकी रचना की गई है तो उसमें क्या निहित होता है? क्या उसमें विभेदनशीलता होती है, विश्वसनीयता होती है, वैधता होती है या वस्तुनिष्ठता होती है? तो उसमें वैधता होती है। क्या होती है? उसमें वैधता होती है। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि मूल्यांकन क्या होता है? तो मूल्यांकन क्या होता है? उसमें मापन होता है या मूल्य निर्धारण होता है या ग्रेडिंग होती है? ये सभी होता है। तो उसमें सब होता है। प्रश्न नंबर 5 कहता है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता किसकी होती है? तो वस्तुनिष्ठता की ही होती है। वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठता की होती है। प्रश्न नंबर 6, सर्वाधिक प्रयोग में लाए जाने वाले उपयोगी और वस्तुनिष्ठ पद होते हैं। तो वो होते हैं बहुविकल्पीय पद। कौन से होते हैं? ध्यान रखना है, बहुविकल्पीय पद होते हैं। प्रश्न नंबर 7 कहता है कि अनुमान लगाने की सर्वाधिक संभावना किस में होती है? मिलान पदों में होती है, बहुविकल्पीय पदों में होती है, सत्य असत्य पदों में होती है, या इनमें से कोई नहीं? तो वो होती है सबसे ज्यादा बहुविकल्पीय पदों में। किसमें होती है? बहुविकल्पीय पदों में। प्रश्न नंबर 8 कहता है कि निदानात्मक परीक्षा में प्रश्नों का चयन किया जाता है। तो किससे किया जाता है? संपूर्ण पाठ्यक्रम से, पिछली कक्षा के पाठ्यक्रम से, प्रकरण की विषय वस्तु के किसी भी एक विशेष भाग से, या किसी एक प्रकरण से। तो आंसर हो जाएगा किसी एक प्रकरण से। प्रश्न नंबर 9 कहता है कि उपलब्धि परीक्षा एवं नैदानिक परीक्षा में क्या अंतर है? क्या उद्देश्यों का अंतर है, प्रकृति का अंतर है, कठिनाई स्तर का अंतर है, या उनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा उद्देश्यों का अंतर है। प्रश्न नंबर 10 कहता है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की मुख्य विशेषता क्या है? क्या वस्तुनिष्ठता है, बी विभेदीकरण है, सी विश्वसनीयता है, ये सभी? तो आंसर हो जाएगा ये सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की मुख्य विशेषताएं हैं। तो आंसर हो जाएगा ये सभी। प्रश्न नंबर 11 कहता है कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षाएं सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो ये ध्यान रखेंगे कि ये चीन में सबसे पहले प्रारंभ हुई थी। अब बात करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति की। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति, पॉइंट नंबर 1, मूल्यांकन का आशय मापन के साथ साथ किससे है? तो वो होता है मूल्य निर्धारण से होता है। पॉइंट नंबर 2,
वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। प्रश्न नंबर 3, विद्यालय से किसके लिए उपलब्धि का मापन अत्यंत आवश्यक है? तो वो होता है औपचारिक शिक्षण के लिए, औपचारिक शिक्षण के लिए। पॉइंट नंबर 4, अभ्यास किसकी जननी है? तो अभ्यास जो है वो सफलता की जननी है, अभ्यास सफलता की जननी है। पॉइंट नंबर 5, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का अंकन होता है, किससे होता है? तो वो वस्तुनिष्ठ से होता है। किससे होता है? वस्तुनिष्ठ से। पॉइंट नंबर 6, निबंधात्मक परंपरागत परीक्षण वस्तुनिष्ठ होगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा का यानी कहने का मतलब है कि निबंधात्मक का जो संबंध परंपरागत परीक्षण से है वही वस्तुनिष्ठ परीक्षा का किससे होगा? नवीन परीक्षण से होगा। अब बात करेंगे सत्य सत्य कथनों की। प्रश्न नंबर 1 कहता है कि नैदानिक परीक्षणों का कार्य बालकों की उपलब्धि का मापन करना है, तो ये कथन असत्य है, यानी कि फॉल्स है। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण विश्वसनीय तथा वैध नहीं होते हैं, तो ये असत्य कथन लिखा है। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि नैदानिक परीक्षक के द्वारा अधिगम कठिनाइयों का पता लगाया जा सकता है। तो क्या नैदानिक परीक्षा के द्वारा अधिगम कठिनाइयों का पता लगाया जा सकता है? तो लगाया जा सकता है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। पॉइंट नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 कहता है कि एक अच्छे परीक्षण की विशेषता होती है कि वह व्यापक हो, तो ये बात सही है, ट्रू है। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 5 कहता है कि किसी परीक्षण की विश्वसनीयता के लिए वैधता अनिवार्य है। किसी परीक्षण की विश्वसनीयता के लिए वैधता अनिवार्य है, तो ये कंडीशन फॉल्स है। पॉइंट नंबर 6 कहता है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण परीक्षाओं का भाषा पर अधिकार का मापन करने में सहायक सिद्ध होते हैं, तो ये कथन फॉल्स है। पॉइंट नंबर 7 कहता है कि नवीन प्रकार के परीक्षणों का शीघ्रता, विश्वसनीयता एवं वस्तुनिष्ठता से फलांकन किया जा सकता है, तो ये बात ट्रू है, सत्य है। पॉइंट नंबर 8 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 8 कहता है कि निबंधात्मक परीक्षाओं के द्वारा उच्चतम मानसिक प्रक्रियाओं का मापन होता है, तो ये बात भी ट्रू है। पॉइंट नंबर 9 कहता है कि मूल्यांकन गुणात्मक एवं मात्रात्मक होता है, तो ये बात भी ट्रू है। पॉइंट नंबर 10 कहता है कि शैक्षिक मूल्यांकन की प्रकृति सापेक्षिक होती है, तो ये बात भी ट्रू है। पॉइंट नंबर 11 कहता है कि प्रत्यास्मरण एवं प्रत्याभिज्ञान बोधात्मक उद्देश्यों की कार्यसूचक क्रियाएं हैं, तो ये बात फॉल्स है। Thank you for watching. Please like, comment, share and subscribe. Thank you very much.